बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लास्ट में हमारा लेक्चर क्या था? लास्ट में हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक सेक्शन पढ़ा था जो पार्ट 1 था। आज जो हमने पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था और इसी लेक्चर में, कि हम साथ साथ दोनों सेक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने इनऑर्गेनिक सेक्शन स्टडी किया, उसका हमने इनिशियल लेक्चर्स हमारे 2 अपलोड हो गए, 2 लेक्चर्स हमने स्टडी किए, कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी किए। अब हम जो है साथ साथ ऑर्गेनिक सेक्शन भी कवर करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक सेक्शन का है। तो और बुक के हिसाब से जो ऑर्गेनिक सेक्शन में चैप्टर नंबर 6 है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अब इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। ठीक है, हम 9 से ही केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ते हुए आते हैं, उसमें बहुत सारी आपने एक लंबी सी लिस्ट पढ़ी होगी। तो अब हमने उसमें से जो है एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? देखिए भाई, सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जब हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हो ना, उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इसको और डिफाइन करना होता कि कौन से वाले कार्बन कंपाउंड्स। फिर हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स के कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन कौन से वाले कार्बन कंपाउंड्स? कार्बन कंपाउंड्स में कौन से वाले कार्बन कंपाउंड्स? तो भाई हाइड्रोकार्बन। कौन से वाले? हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कहते हैं है जो पहली चीज़ से बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ से बनने वाली जो आगे चीज़ें होती हैं उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन से बनने वाले फर्दर कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, यानी वो उससे बने हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कौन से वाले कार्बन कंपाउंड्स? तो भाई स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। जब आप हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को इकट्ठा एक साथ स्टडी करते हो ना, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हमने क्या पढ़ना है आगे, कि ये जो डेफिनेशन हमारे पास आई, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका हमने भी स्टार्ट में पढ़ा, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, फर्स्ट इनिशियली यानी डिस्कवरी कैसे हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरी जो पीछे बैकग्राउंड है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमने वो पढ़ना है चैप्टर, क्योंकि हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहले हमने ये जान लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अब हमने इसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकग्राउंड क्या था। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकग्राउंड ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, जो पहले जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो क्या था? तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट मैंने उस सेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले साइंटिस्ट क्या बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी, तो पहले 2 कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे कि वो कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से मिलते हैं या लिविंग बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स, अब हमें पता है कि भाई लिविंग बींग्स हमारे अर्थ पे 2 एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यानी लिविंग बींग्स यानी लिविंग थिंग्स जो है हमारे पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट होने वाले, उनसे मिलने वाले कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, नॉन लिविंग बींग से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इनिशियल कॉन्सेप्ट यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट, स्टार्ट में ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमने हिस्ट्री पढ़नी है, हम पीछे चले गए। तो हिस्ट्री क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग बींग्स के टिश्यूज से और सेल से हासिल कर सकते हैं। लिविंग बींग्स ही वो सोर्स हैं जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे सकते हैं, और हम कभी भी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम इनको नहीं बना सकते। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको हम नॉन लिविंग थिंग से आइसोलेट करते हैं, लाइक मिनरल्स वगैरह। मिनरल्स से मिलेंगे हमें जो कंपाउंड्स, वो हमारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों था? क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट उस टाइम में वर्क कर रहे थे, तो जितने भी उन्होंने ट्राइज की कंपाउंड्स को बनाने के लिए, लैब में सिंथेसाइज करने के लिए, तो हर कोई फेल होता गया, तो सक्सेस किसी को भी नहीं मिली, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट चलता गया आगे। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जैकब बर्जेलेस। उन्होंने एक थ्योरी पेश की जो कि कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती थी। देखिए, वाइटल लफ्ज़ का मतलब होता है लाइफ। तो जो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट था ना हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि लिविंग बींग से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल सकते।
तो इसी पर वाइटल फोर्स थ्योरी पेश कर दी गई, यानी लाइफ से ही यानी लिविंग बींग्स ही हमें हमारे डिजायर्ड कंपाउंड दे सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इस चीज़ पर जो थ्योरी पेश की गई वो वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाई। जो पेश करने वाले कौन थे? स्वीडिश केमिस्ट थे जैकब बर्जेलस। अब इसके बाद फर्दर क्या हुआ? अब जो है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी, जो जैकब बर्जेलस ने प्रेजेंट की ना, वो थ्योरी हमें क्या कहती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी इन 19th सेंचुरी, वाइटल फोर्स थ्योरी 19th सेंचुरी में जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो कि बर्जेलस ने पेश की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर, वो 19th सेंचुरी में आके रिजेक्ट हो गई। ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट था कि हमें लिविंग बॉडीज से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लिविंग बींग्स ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं, अदरवाइज हमारे लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था ये रिजेक्ट हो गया कब? 19th सेंचुरी में। अब इसको रिजेक्ट करने वाले कौन थे? किसने ऐसा कुछ कर दिखाया कि ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई? तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हुलर। ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे फ्रेडरिक हुलर। उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया अपना एक्सपेरिमेंट करके, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज कर दिया, जो कि पहले ये माना जाता था कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज किया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने लैब में जो कंपाउंड प्रिपेयर किया वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कौन सा था? यूरिया उसका नाम था। यूरिया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग बॉडीज में पाया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पर जो एनिमल्स हैं या हम हैं, हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए बॉडी से रिलीज हो जाता है। खैर, तो इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, यानी वो कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग बॉडीज से मिलते हैं, नॉन लिविंग बींग से मिलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जिन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है जो ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज कर दिया। और वो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा यूज़ किया? अमोनियम साइनेट, और उससे क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि क्या था? यूरिया था। ये जैसे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रही होगी, NH4CNO एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अमोनियम साइनेट कहलाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको बॉयल किया विद इन वाटर। जब इन्होंने इसको विद इन वाटर बॉयल किया तो हमारे पास एक न्यू कंपाउंड जनरेट हुआ जो कि कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से लिखते हैं, और जब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा जाता है तो वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत जगहों पर आपको ऐसा फार्मूला लिखा हुआ नजर आएगा यूरिया का, और बहुत जगहों पर ऐसा। तो आप इस तरह लिखो तो भी ठीक है, इस तरह लिखो तो भी ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी 19th सेंचुरी में रिजेक्ट हो गई। किसने रिजेक्ट की? फ्रेडरिक हुलर ने रिजेक्ट की। कैसे रिजेक्ट की? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि रिसर्च फील्ड में जो कुछ भी कुछ नया होता है ना, तो फिर हर कोई सर जोड़कर बैठ जाता है और हर कोई ट्राई करता है कि भाई हम भी ये काम करें ताकि हमारा भी नाम हो। तो फिर हर कोई उस चीज़ पर काम करना शुरू हो जाता है। तो फ्रेडरिक हुलर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ पर काम किया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। यूरिया थोड़ा सा मैंने यूरिया के बारे में लिखा, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे लिवर में सिंथेसाइज होता है। जब लिवर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सारे, तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस यूरिया बनता है और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से स्पेल आउट हो जाता है। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट वाज रिजेक्टेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर सिंथेसाइज इन लैब। तो वही बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकती, ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और उनके बाद फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में बनाया जाने लगा। एनदर, अब हुलर के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया, जो कि क्या था? एसिटिक एसिड था, CH3COO, जिसको आप विनेगर के नाम से भी जानते हो, सिरका। ठीक है, जो सिरके में यूज होता है। कॉल्ब नाम के साइंटिस्ट थे हुलर के बाद। इन्होंने अपनी एक डिस्कवरी पेश की। इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया जो कि एसिटिक एसिड था, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से इन्होंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि एसिटिक एसिड था, विनेगर था। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज होने लगे। तो अब तक तकरीबन हमारे पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज होते हैं। तो इस तमाम चीज़ के बाद जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो रिजेक्ट हो गया और एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। सो आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज। तो इस तमाम डिस्कवरीज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया। डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि इस हुलर और कॉल्ब की डिस्कवरीज के बाद सामने आई। तो जब ये डिस्कवरीज हुई और इन रिसर्चर्स की बेस पर एक न्यू डेफिनेशन को, एक न्यू कॉन्सेप्ट को लाया गया,
जो कि ये है। हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्या थी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोर कार्बन रेशो देन हाइड्रोजन इंस्टीड ऑफ अदर एलिमेंट्स। कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, फिर उसके बाद कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन पाया जाता है अदर एलिमेंट्स के मुकाबले में। ठीक है, यानी वो तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन मौजूद है, फिर हाइड्रोजन और फिर अदर एलिमेंट्स। फिर इसको एक्यूरेटली क्या डेफिनेशन बनाई गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन यानी हाइड्रोजन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तमाम डिस्कवरीज के बाद जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन आई वो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है जो हम अब पढ़ते हैं, जो मैंने भी आपको स्टार्ट में भी बताई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन भी पाया जाता है, इसीलिए वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और उसके बाद अदर एलिमेंट्स भी होते हैं लेकिन उनका रेशो कार्बन के मुकाबले में और हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसीलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और फिर जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ इज दैट क्लियर? ओके, देखिए अब मैं जैसे यहाँ पर जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि एलिमेंट्स और भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले में इनका रेशो कम होता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो क्या थी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केक्यूल, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 1865 में केक्यूल नाम के जो साइंटिस्ट थे इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने काम किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूफ किया कि वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है, 4 होती है। अब वैलेंसी किसे कहते हैं, तो कार्बन तो किसी भी एलिमेंट को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस बात को प्रूफ करने वाले केक्यूल थे। इन्होंने ये प्रूफ किया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। इसके अलावा इन्होंने कार्बन कंपाउंड्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी डेवलप किए जिनमें चेन स्ट्रक्चर्स भी हैं और टिपिकल रिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जो हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही इन्होंने कार्बन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया, जिनमें कुछ चेन लाइक स्ट्रक्चर्स थे, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स थे और रिंग्स में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स थे जो कि क्या कहलाते हैं, स्पेशली बेंजीन। जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन क्या है, क्या होता है रिंग कंपाउंड, चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हमने बैकग्राउंड पढ़ा है कि पुराना कॉन्सेप्ट क्या था, न्यू कॉन्सेप्ट क्या था और जो न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वो कैसे आई। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ तक ही जो पूरा टॉपिक था बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह हाफिज़।